नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। एक जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट से बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, सितंबर के बाद से, क्योंकि 2016 में 5 अगस्त को जब ये 370 का जो हटाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया, हटाया क्या है उसमें जो मूल उसमें जो है परिवर्तन कर दिया, जिसके थ्रू जो है वो 35A भी हट गया और अन्य जो है भारत के अन्य जो कानून जो है वो कश्मीर पर लागू हो गए। तो उस निर्णय को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोगों ने, जिस पर जो है वो बहस हुई। कपिल सिब्बल उसमें जो है वो पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हुए, 16 और 15 और वकील हुए, इधर से SG और AG अपीयर हुए। उसमें काफ़ी लंबी जज में जो है वो बहस हुई। बहस के बाद जो है निर्णय सुरक्षित रख लिया, जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय अपना सुना दिया। 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो भी थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो है वो कल सुनाया है फैसला, और उसके बाद तरह तरह की प्रक्रिया हुई। काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएँ उसमें हुई हैं। इसमें बेसिक क्या है कि जजमेंट जो है उसमें एक तो 370 को सही ठहराया, कहा गया कि केंद्र सरकार को अधिकार था कि वो कर सकता था, जो प्रक्रिया अपनाई है वो ठीक थी, जो निर्णय जो है संवैधानिक है। और जो मुख्य बिंदु जो मेरे लिए है, उसमें निर्देश भी हैं 2। एक तो ये निर्देश है कि आप जो है उसका राज्य का दर्जा बहाल कीजिए, और दूसरा ये है कि 30 सितंबर 2024 तक जो है वो उसके चुनाव संपन्न कराइए। लेकिन इसके अलावा एक और बिंदु जो आज की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी जजमेंट में कि कश्मीर की जो संप्रभुता है वो 1947 में भारत के साथ उसके विलय के बाद समाप्त हो गई। 1947 के बाद जो है उसकी कोई संप्रभुता नहीं रही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल कश्मीर के संदर्भ में नहीं बल्कि अन्य राज्यों के संदर्भ में, और जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो आज हमारी चर्चा का विषय है, उसके संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी में क्रम में मैं बताता चलूँ आपको कि हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारी टेक्स्ट बुक में बताया जाता है कि भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने की। मतलब भारत का अस्तित्व जो है ये हमें समझाया गया कि उससे पहले नहीं था। इसी तरह से हमें बताया जाता है कि भारत का जो राष्ट्र राज्य है वो ब्रिटिश के आने से पहले जो है अस्तित्वहीन था। मतलब भारत को एक राष्ट्र बनाने का श्रेय जो है वो अंग्रेज़ों को दिया गया। तो एक तो ये इसका धीरे क्रमवार में बताता हूँ, ये उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दूसरा, कुछ महीने पहले जो है तमिलनाडु में जो वहाँ की राज्य सरकार है उसके सहयोग से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसका विषय था सनातन का उन्मूलन। उसमें जो है तमिलनाडु के मंत्री जो है कई शरीक हुए, और उदयनिधि स्टालिन जो MK स्टालिन के बेटे हैं और स्वयं भी वहाँ मंत्रालय संभालते हैं, उन्होंने जो है वो सनातन की तुलना जो है कई सारी बीमारियों से, डेंगू वगैरह से कर दी, और आह्वान किया कि इसका उन्मूलन किया जाए। कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, कुछ रोष जताया कुछ लोगों ने। उसके बाद राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं KC वेणुगोपाल, राज्यसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने जो है वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन के वक्तव्य का समर्थन किया, अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ा, समर्थन किया मूलतः। फिर उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र हैं प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री हैं। फिर उनका वक्तव्य आया, जिन्होंने उदयनिधि स्टालिन के वक्तव्य को सही ठहराया। तो ये 2 में से एक बात है, या तो ये वक्तव्य दिया ही कांग्रेस के इशारे पे गया है, या फिर कांग्रेस की सहमति से दिया गया था ये वक्तव्य। ये एक दूसरा पड़ाव है। तीसरा ये है कि एक लोकसभा में राहुल गांधी का वक्तव्य है कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो ये इस पर भी काफ़ी जो है वो, अभी आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। You will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it. You will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. सुना आपने? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी के दिमाग में भी यही है
कि इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया जाए, इसको कहा जाए। ये एक बार नैरेटिव बन गया। उसके बाद बहुत आसानी से जो अलगाववादी जो तमिलनाडु में हैं या अन्य उसमें हैं, उनको भी किया जाए। यानी कि भारत के टुकड़े करने की जो है वो पहली जो उन्होंने जो कोशिश जो है उसका पहला उस समय रिलीवेंट महसूस नहीं होता जब अकेले अलग अलग इन चीज़ों को देखेंगे आप। अगर अलग अलग इन तथ्यों को देखेंगे तो ये महसूस नहीं होता है, इतना आसानी से पता नहीं लगता कि किस तरफ जा रहा है। लेकिन अब ये क्लियर है कि वो क्या चाहते थे जब उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ए कंट्री, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। क्यों कहा है वो अब क्लियर हो रहा है। अब इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा है, डीएमके के एक एमपी हैं मोहम्मद अब्दुल्ला। कल जब संसद में बहस चल रही थी, राज्यसभा में जब ये बहस चल रही थी, तो उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला ने, डीएमके के जो एमपी हैं, उन्होंने कहा, आप खुद ही सुनिए पहले, फिर बात करते हैं। Every race has the right to self-determination. That appeals to the people of Kashmir as well. मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में कांग्रेस की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि आप उससे असहमत होइए या सहमत होइए, लेकिन उनका अधिकार है। यानी परोक्ष रूप से उनकी सहमति है। Honorable member, you are abusing the platform. Abusing the platform. You are not aware what you are saying. You have gone too far. Sorry? You have gone too far. I expunge your observations. You Wrongly understood by the chair. It is wrongly understood by the chair, sir. Sri Sanjeev, what I have you to heard say? I heard your serious observation on Abdullahji's speech, honorable member's speech. But what my request to you, you please go through the records. While speaking, he quoted Periyar, one of the most important reformers of the country. What Periyar told about Vityasta, different caste, different religion ke liye, Periyar told like that only. He quoted Periyar's speech only. But how you verify, sir? You verify, sir? You verify, Sit sir? down. Take your seat. Take your seat. Can we quote anything in this house? Can we quote to the extent of it being sedition, challenging our integrity, going against our constitution, going against the judgment of the Supreme Court this day? No, that will not be acceptable. Mr. Arora will take the floor. No, I will not allow it. Sorry. No. I thought you will contradict him, sir. I thought you will contradict him. No. Honorable Home Minister. मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा रिकॉर्ड पर रखना नहीं रखना आप राज्यसभा के नियम और आपके विवेकाधिकार पर जाता है, परंतु मेरे मन में ये सारी बात सुनकर एक छोटा सा सवाल आता है कि कांग्रेस पार्टी स्टेटमेंट से सहमत है क्या? तो आप लोग जो कह रहे हैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि आप सभी इस स्टेटमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड स्पष्ट कर देना चाहिए साहब, ये रिकॉर्ड स्पष्ट होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी मिस्टर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से, माननीय सदस्य अब्दुल्ला के स्टेटमेंट से सहमत है क्या? क्वेश्चन बड़ा शार्प है साहब, कांग्रेस पार्टी इनके स्टेटमेंट से सहमत है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना रुख स्पष्ट कर देना चाहिए। Leader of the opposition, take your seat, all of you. Let us have cool, calm, composed atmosphere. Take your seat. Leader of the opposition alone will speak. Leader of the opposition will speak. Others take your. देखिए साहब, Every time you keep on shouting there, I'm not good. You देखिए, must have some silence zone. उन्होंने जो कोट Some silence zone. That will उन्होंने help you and the house. Yes, sir. Go ahead. सर उन्होंने जो कोट किया पेरियार के जो लिखी हुई बातें हैं और कही हुई बातें हैं उन पर उन्होंने बात किया। उस विचार से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हम भी सहमत हो सकते, कई बातों नहीं भी हो सकते, लेकिन आप जो उनके विचारों को उन्होंने लिखे हुए विचारों को उन्होंने यहाँ प्रस्ताव किया वो उनकी बात नहीं है,
उनकी बातें नहीं है, कोटेशन उन्होंने कोट किया, जो उनको कहना था वो किया। तो आप कितने ये बातें जो उनको कही हुई है उस विचारधारा यहाँ पर वो बोल रहे हैं, उससे हो सकता है वो भी सहमत नहीं है, हम भी सहमत नहीं, आप भी सहमत नहीं हो सकते, लेकिन बार बार उसको बात करने से रोकना, दिस इज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप रोक रहे हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कट करने की आदत तो है उनको। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी के सलाहकार, वो भी खड़े होकर के उसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि होम मिनिस्टर जो है वो उस पर जता चुके हैं, रोष जता चुके हैं कि ये गलत बात है, जो गलत है। और स्पीकर ने, आपने सुना होगा, स्पीकर ने उसको जो है वो एक्सपंज कर दिया। उसके बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल ये दोनों उसका समर्थन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि बाद में हल्के से जो है जयराम रमेश ने कहा नहीं, कांग्रेस से सहमत नहीं है, लेकिन आधिकारिक अभी तक कोई बयान नहीं आया है, इसमें कोई खंडन नहीं किया है। कोई इंडिया अलायंस में वो भी डीएमके के है तो उसके साथ रहने को कि भाई ये गलत कह रहे हैं, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये मिली भगत बिल्कुल साफ है कि अब जो है कांग्रेस को सत्ता तो केंद्र में मिल नहीं सकती अभी। जो हालात उनके हैं वो लग नहीं रहे मुझे, जैसे नेता उनके पास बचे हैं उसके तो बिल्कुल नहीं लगती। एंटी इनकम्बेंसी वो सोच रहे थे, 2 एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं लग रही। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके बाद तो क्लियर ही हो गया। तो उनके दिमाग में ये कि 2024 का चुनाव हमारे से गया, सत्ता हमसे दूर होती जाएगी, 2029 में कुछ और परिस्थितियाँ हो सकता बने, फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं चलेगी, ये तो ऐसे ही काम करेंगे। तो इसलिए जो है ये एक दूसरा खेल खेला जा रहा है। अगर आपको याद हो, जिस दिन 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए थे उस दिन भी कांग्रेस ने अपना ये जो अलगाव वाला जो है, देश के टुकड़े करने वाला जो है, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था जब उन्होंने नॉर्थ साउथ की बात उछाली थी, जब उन्होंने जो है वो नॉर्थ इंडियंस को गाली दी थी। डीएमके के एमपी ने ही गाली दी थी, जब उनके बहुत सारे जो हैंडल्स जो हैं कांग्रेस के समर्थकों के, उनके जो छुटभइये नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पे भर दिया पूरा लिख के नॉर्थ इंडियंस को गाली दे करके, हिंदी भाषी है, हिंदी बोलना ही आता है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है इनकी, बहुत कुछ उसमें कहा गया। तो इसका मतलब है कि अब जो है कांग्रेस जो है देश के टुकड़े करने की राह पे आगे चलती जा रही है। सनातन के उन्मूलन का तो है ही, वो एक एजेंडा उनका है, लेकिन उसके साथ चल के ये इस तरह के विभाजन जो है वो कांग्रेस इस राह पे चल पड़ी है। मेरा तो ये मानना है। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।